तो गाइज पिछले दिनों हमने कक्षा 10 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कर लिया था कंप्लीट, और उसी श्रृंखला में आज से हम कक्षा 11 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल होता है भारत भौतिक पर्यावरण। सबसे पहले इसकी कंटेंट लिस्ट को चेक करेंगे, इसके बाद में फिर आज के पहले चैप्टर के साथ में आज की कक्षा को शुरू करेंगे। गाइज जो इसकी कंटेंट लिस्ट है, इसको मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है इसको 4 भागों में बांटा गया। इसमें पहला जो है वो है आपका प्रस्तावना, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा भारत और उसकी स्थिति के बारे में। दूसरा है भू आकृतिक विज्ञान, जिसमें आपको संरचना और अपवाह तंत्र पढ़ने को मिलेगा। तीसरा है जलवायु वनस्पति और मृदा, जिसमें हमें जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और जो चौथा खंड है उसमें है प्राकृतिक संकट, आपदाएं, कारण, परिणाम और प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हमको प्राकृतिक संकट और आपदाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। गाइज यानी कि कुल मिलाकर के कंटेंट लिस्ट देख करके एक चीज तो साफ है कि पूरे भारत के भूगोल का जो बेसिक है, जो पूरे भारत के भूगोल का बेसिक नॉलेज है हमारे कंपटीशन के लिहाज से, वो हमें कक्षा 11 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा। आज पहले चैप्टर के साथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको प्रस्तावना के अंतर्गत भारत की अवस्थिति के बारे में बताऊंगा, और अगले खंड में जब भूआकृतिक विज्ञान की चर्चा आएगी तो यहाँ पर हम अपवाह तंत्र और इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर जो जलवायु, जो आपको बहुत परेशान करता है, कितने जलवायु खंडों में बांटा गया, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की फसल होती है, किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं और बाकी सारी चीजें क्या होती है उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, लास्ट में हम प्राकृतिक जो संकट से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो आज पहले चैप्टर के साथ में हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये है गाइज कक्षा 11 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का खंड 1, जिसमें प्रस्तावना है। यह इकाई संबंधित है स्थिति, भारत एवं विश्व का स्थान, विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंधों के बारे में। गाइज ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से एकदम इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है, और अगर किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लास्ट में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप सब हमेशा से कहते रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा दिया कीजिए, तो मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं पर करा दी है। चलिए मैं इस चैप्टर को यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो जो भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, अगर कंपटीशन के लिहाज से आप जानना चाहें तो आपका जो कश्मीर में है इंदिरा कॉल, और नीचे अगर आप आएंगे लौट करके तो दक्षिण में है आपका कन्याकुमारी, पूर्व में आपका है किबिथु, और दक्षिण में है आपका गौरमोता, जो इसके सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं। भारत के सीमांतर्गत यानी कि सीमा के अंतर्गत जो समुद्र है हमारा, वो करीब करीब 12 समुद्री मील यानी कि करीब करीब 21.9 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। यानी कि जो भारत का समुद्री क्षेत्र है वो अगर हम देखें तो जो हमारी आंतरिक जल सीमा है वो कितनी है, तो वो 12 समुद्री मील या फिर 21.9 किलोमीटर होती है। पिछली परीक्षा में मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक समुद्री मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक मानक समुद्री मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि जो एक समुद्री मील होता है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ में निर्धारित होती है। तो गाइस जो आपका इस तरीके से अगर हम कहें तो जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका 6 डिग्री 45 मिनट है, और वहां से जो भारत की सीमा है उसको हम निर्धारित, दक्षिणी सीमा का निर्धारण हम वहां से करते हैं। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे आप तो वो आपका हो जाता है वहां से, अगर आप दक्षिण में अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो वहां पे आपका फिर 8 डिग्री 4 मिनट से हो जाता है, लेकिन अगर आप वहां से बात करेंगे तो वो आपका 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ये करीब करीब लगभग 30 डिग्री है। भारत का अक्षांश और देशांतर का अगर आप विस्तार देखेंगे तो ये करीब करीब 30 डिग्री है, और 1 डिग्री आगे या पीछे होने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इसीलिए जब 30 डिग्री आप आगे या पीछे जाएंगे तो करीब करीब आपको 2 घंटे या 120 मिनट का अंतर दिखाई देगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समयों में करीब करीब 2 घंटे का अंतर हमें दिखाई देता है। ये रीजन है इसके पीछे। ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी अगर आप बात करेंगे तो वो 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि भारत की लंबाई की बात करोगे तो 3214 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करोगे तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय जो देशांतर रेखाएं होते हैं इनका, ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, कम होती रहती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, एक जैसी होती है। तो
सॉरी, तो यानी कि जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो दो देशांतर रेखाएं होंगी उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनका डिफरेंस कम होगा। ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या होती है, एक जैसे ही रहती है। जो हमारा कंट्री है गाइज, हमारे कंट्री में क्या है, सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थलों में आप बात करोगे तो करीब करीब यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होता है। तो जो हमारा पूर्व और पश्चिम के बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है। विश्व के देशों ने आपसी समझ के अंतर्गत जो मानक यामोत्तर है इसको 7 डिग्री 30 मिनट के देशांतर पर गुणक पर इसको चुना जाता है। ठीक है, यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर जो है इसको चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, सबको मालूम है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें पूरब पश्चिम में विस्तार ज़्यादा है, इसी कारण वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय रेखाएं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अमेरिका में कितनी मानक समय रेखाएं, तो कुल मिलाकर के अमेरिका में 6 मानक समय रेखाएं हैं। ठीक है, अमेरिका में कितनी मानक समय रेखाएं, 6 समय रेखाएं, जबकि भारत में अगर आप बात करो तो एक ही मानक समय रेखा है। ठीक है, एक मानक समय रेखा आपकी, ये देखिए भारत का मैप यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक मैप, और जो आपको कर्क रेखा वाला प्रॉब्लम होता है वो यहाँ से आप देख लीजिए, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ तैयार हो जाएगी। देखिए आपका गुजरात है, छोटा सा हिस्सा राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम है। कुल मिलाकर के इतने 8 राज्यों से होकर के जो ये हमारी कर्क रेखा है ये गुजरती है। मानक समय रेखा की बात करेंगे तो मानक समय रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है आपकी, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ से आकर के फिर ऐसे गुजरते हुए ऐसे 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 निकल जाती है। तो ये आपका कुल मिलाकर के जो 82.5 डिग्री है वो हो जाता है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सामान्य शब्दों में कहा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है वो है। ठीक है, लेकिन अगर दुनियावी मायनों में बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया के क्षेत्रफल का कुल मिलाकर के 2.4% है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कुल मिलाकर के 32.8 वर्ग किलोमीटर पूरा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और अगर 60 फॉर्म में याद रखेंगे तो 32.8, और उसी तरीके से जो स्थल का बात करेंगे दुनियावी मायनों में तो वो आपका पड़ता है 2.4%। ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ना मालूम हो तो इसको याद कर लीजिएगा, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है द्वीपों समेत, अगर द्वीपों को हम मिला लें, ऐसा तो 61 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीपों को भी मिला लें तो 7,516.6 या फिर 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत मानी जाती है। ठीक है, तो भारत का जो कुल मिलाकर के समुद्र जो हमारा द्वीपीय क्षेत्रों को भी मिला लें तो जो हमारी तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर या 7,517 किलोमीटर हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में तो श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश हैं। पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा देश प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप लोग श्रीलंका को लेकर के कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए मैंने इस फैक्ट को हाईलाइट कर दिया आज कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये हिंद महासागर के 2 द्वीपीय देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका जो है वो भारत से हमारा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के माध्यम से जो हमारा श्रीलंका है वो हमसे अलग होता है। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत की भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक होगा। तो अगर मुख्य भूमि की बात करते तो वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता, लेकिन अगर संपूर्ण भूमि की बात कर रहे हैं तो इसका सही जवाब होगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वो है हमारा बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा हमारी उसके साथ में लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रफल के मामले में भारत से बड़ा कौन है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इसलिए चीन जो है वो क्या हो जाएगा, भारत से जो है बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो भारत का कौन सा जो यामोत्तर है, जो भारत का मानक समय यामोत्तर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी हमारा यामोत्तर, अच्छा वो है देशांतर है, ये हमारा मानक समय यामोत्तर है। ठीक है, अगर हम एक सीधी रेखा से राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो हमें कौन सी नदी नहीं मिलेगी, यमुना भी मिलेगी, ब्रह्मपुत्रा भी मिलेगी, गंगा भी मिलेगी, लेकिन सिंधु रिवर हमें नहीं मिलेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि सिंधु रिवर हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब इस चैप्टर की समरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर था
चैप्टर 11 जो आपका था ये प्रस्तावना के तौर से था, यानी कि कोई चैप्टर इस तरीके से नहीं था कि इसमें आपको कुछ पढ़ने के लिए मतलब कोई चैप्टर के तरीके से लिखा गया है। ये प्रस्तावना के तरीके से था कि पिछले दिनों आप भारत के बारे में जो भी पढ़ करके आए हैं उसका आपको एक रिवीजन हो जाए, जैसे भारत की स्थिति के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मानक समय रेखा के बारे में, भारत के विस्तार के बारे में, जलवायु के बारे में, यहाँ की परिस्थितियों के बारे में, इतना आपको जानकारी एक मोटा मोटी जो आप पढ़ करके आए हैं उसका आपको जो 6 में पढ़ा है, अपने 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, वो सारे वीडियो मैंने पढ़ाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में क्लास वाइज जो चैप्टर सारे बने हुए हैं वहां से जाकर के आप एक एक चैप्टर को देख सकते हैं, उसका आपको रिवीजन हो जाए। तो कम से कम भारत के बारे में अगर बेसिक किसी को नहीं मालूम होगा तो अगर वो ये चैप्टर देख लेगा तो उसको भी इसके बेसिक के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत विस्तार के बारे में जान जाएगा। भारत का मैप वो देख लेगा जो अभी आया हुआ था, उसके बारे में उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना जब आप देख लेंगे तो अब जब कक्षा 11 का जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, बुक मेन रूप से वहां से स्टार्ट है, जब अब पार्ट 2 इसका जहां से स्टार्ट होगा, दूसरा भाग स्टार्ट होगा भूआकृतिक विज्ञान के बारे में, जब हम भारत की पढ़ेंगे तो वहां से इसका मेन चैप्टर स्टार्ट है। तो उम्मीद है कि कल जो है उसका जो इसका दूसरा सेकंड चैप्टर है वो आएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके क्वेश्चन जो भी बन पाएंगे और टफ लेवल के जो क्वेश्चन बन पाएंगे उनकी प्रैक्टिस हम जल्दी आने वाली लाइव क्लासेस में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।